नमस्कार दोस्तों। आज हम स्मार्टफोन्स, सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इंसान एक मामूली सा जानवर जंगलों से निकलकर कैसे बना प्लैनेट अर्थ का सबसे पावरफुल स्पीशीज? सैपियंस, एक संक्षिप्त इतिहास ऑफ ह्यूमैनकाइंड, एक ऐसी अद्भुत किताब है जो हमें ले जाती है लाखों साल पीछे, जहां से हमारी असली कहानी शुरू होती है। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री बुक नहीं है। ये एक थ्रिलिंग जर्नी है जो बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और फिलॉसफी को एक साथ ब्लेंड करके बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। हरारी हमें दिखाते हैं कि कैसे 3 मेजर रेवोल्यूशंस, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन सोचने की ताकत, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन खेती की शुरुआत और साइंटिफिक रेवोल्यूशन तथ्यों की खोज, ने इंसानों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। इस किताब में आपको जानने को मिलेगा कैसे मिथ्स और स्टोरीज ने एम्पायर्स खड़े किए, क्यों पैसा, धर्म और राष्ट्र सिर्फ इमेजिनेशन है, और कैसे इंसान खुद अपनी बनाई हुई दुनिया का कैदी बन गया। यह किताब न सिर्फ इतिहास समझाती है, बल्कि आज की दुनिया को एक नया नजरिया देती है। अगर आप खुद को और अपनी स्पीसीज को सच में समझना चाहते हैं तो सैपियंस आपके लिए एक आई ओपनर साबित होगी। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम वाकई में विकास कर रहे हैं या सिर्फ इल्यूजन में जी रहे हैं? चैप्टर 1, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस, एक ऐसा प्राणी जिसकी कोई खास अहमियत नहीं थी। आज हम इंसान दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीशीज हैं। वी रूल द प्लैनेट। लेकिन अगर आप 2 मिलियन साल पीछे चले जाएं तो होमो सैपियंस सिर्फ एक मामूली जानवर था, जंगलों में रहने वाला, बाकी जानवरों की तरह ही सर्वाइवल के लिए लड़ने वाला। कौन थे होमो सैपियंस? होमो सैपियंस का मतलब होता है वाइज मैन, यानी समझदार इंसान। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यह स्पीशीज पहली बार धरती पर आई तब यह कुछ खास पावरफुल नहीं थी। एक्चुअली उस समय धरती पर कई ह्यूमन स्पीसीज थीं, जैसे होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस, निएंडरथॉल्स, होमो रुडोल्फेंसिस एटसेट्रा। सेपियंस सिर्फ उनमें से एक थे और शायद सबसे कमजोर भी। इमेजिन करो 10 लाख साल पहले अफ्रीका के किसी जंगल में बहुत सारे ह्यूमंस थे, अलग अलग स्पीसीज के, और कोई भी नहीं सोच सकता था कि सिर्फ एक स्पीसीज पूरी दुनिया पर राज करेगी। एवोल्यूशन का गेम। नेचर ने कभी भी गारंटी नहीं दी थी कि होमो सेपियंस सरवाइव करेंगे। इनफैक्ट कई ह्यूमन स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे निएंडरथॉल्स जो यूरोप में रहते थे, या डेनिसोवान्स जो एशिया में पाए जाते थे। हरारी कहते हैं कि एवोल्यूशन का मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट नॉट नेसेसरली द स्ट्रॉन्गेस्ट। कभी कभी स्मार्ट आइडियाज और टीम वर्क ब्रूट स्ट्रेंथ से ज्यादा मैटर करते हैं। सेपियंस का ग्लोबल एक्सपेंशन। शुरुआत में होमो सेपियंस सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वे वहां से निकलकर मिडिल ईस्ट, एशिया और फिर यूरोप तक पहुंचे। ये माइग्रेशन अराउंड 70,000 साल पहले शुरू हुआ और इसी को हरारी ने कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब सेपियंस ने सोचना, इमेजिन करना और स्टोरीज बनाना शुरू किया। वो सिर्फ शिकार नहीं करते थे, अब वो मिथ्स क्रिएट करने लगे, जैसे रिलीजन, ट्राइबल बिलीफ्स और इवन गॉसिप। इससे बड़े ग्रुप्स में लोग कोऑपरेट करने लगे जो कि बाकी स्पीसीज नहीं कर पाते थे। सो व्हाट मेड अस स्पेशल? होमो सेपियंस फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, ना उनके शार्प क्लॉज थे, ना तेज दौड़ने की स्पीड, लेकिन उनके पास था अ यूनिक ब्रेन और लैंग्वेज सिस्टम। हरारी कहते हैं, द ट्रूली यूनिक फीचर ऑफ आवर लैंग्वेज इज नॉट इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बट इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट फिक्शन। यानी सेपियंस ने सिर्फ सच नहीं बल्कि इमेजिनरी आइडियाज जैसे भगवान, राष्ट्र, पैसा को भी फैलाना शुरू किया। ये आइडियाज इतने पावरफुल बने कि उन्होंने पूरे समाज को शेप किया। अर्ली लाइफ कैसा था? अर्ली सेपियंस हंटर गैदरर्स थे, यानी शिकार करके और जंगल से खाना इकट्ठा करके जीते थे। उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता था, वो हमेशा मूव करते रहते थे। उनका लाइफ टफ था, लेकिन हरारी के अनुसार वो आज के इंसान से कहीं ज्यादा रिलैक्स्ड और फुलफिल्ड हो सकते थे। कोई डेडलाइंस नहीं, कोई ईएमआईज नहीं, बस सर्वाइवल और नेचर के साथ जीना। कंपटीशन विद अदर ह्यूमंस।
जब सेपियंस नई जगहों पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद निएंडरथॉल्स और अन्य स्पीसीज के साथ उनका सामना हुआ। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि सेपियंस ने उन्हें लड़कर हरा दिया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ मिलकर इंटरब्रीड किया। लेकिन फाइनल रिजल्ट ये था, पूरी दुनिया में इवेंचुअली सिर्फ होमो सेपियंस ही बच गए, बाकी सब स्पीसीज गायब हो गए। हरारी पूछते हैं, क्या सेपियंस ने जेनोसाइड किया? क्या ये एक तरह से स्पीसीज लेवल वॉर था? अ हम्बल स्टार्ट। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, Homo sapiens started as an animal of no significance, but today we control the fate of the entire planet. लेकिन ये पावर ओवरनाइट नहीं आई। ये शुरू हुआ एक छोटे, कमजोर और इनसिग्निफिकेंट स्पीशीज से, जिसने इमेजिनेशन और कोलैबोरेशन की ताकत से सब कुछ बदल दिया। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1। युवाल हरारी हमें याद दिलाते हैं कि हम भले ही आज सुपर कंप्यूटर्स और स्पेस ट्रेवल करते हों, लेकिन हमारी शुरुआत एक बहुत ही ऑर्डिनरी क्रीचर के रूप में हुई थी। हमें अपनी हिस्ट्री समझकर ही अपनी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। चैप्टर 2, द ट्री ऑफ नॉलेज। ज्ञान का पेड़ जहां से सब बदला। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि होमो सेपियंस एक ऑर्डिनरी स्पीसीज थी, जंगलों में घूमने वाली, कोई खास इंपैक्ट नहीं रखने वाली। लेकिन करीब 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान की किस्मत ही पलट दी। इस इवेंट को कहा जाता है द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। व्हाट इज द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन? हरारी बताते हैं, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन वो दौर था जब सेपियंस ने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लैंग्वेज, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को डेवलप किया। अब वे सिर्फ देखी हुई चीजों के बारे में बात नहीं करते थे, बल्कि वो उन चीजों की भी बातें कर सकते थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं, जैसे देवता, आत्मा, जाति या धर्म, राष्ट्र, कानून, पैसा। ये फिक्शन या मिथ्स ही थे जिनसे इंसान की दुनिया बदल गई। लैंग्वेज हमारी सुपर पावर। सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत थी लैंग्वेज, और वो भी ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ सिग्नल्स या वार्निंग्स तक सीमित नहीं थी। उनकी भाषा में था रूमर्स, गॉसिप करना, फ्यूचर प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक्सप्लेन करना। हरारी कहते हैं, गॉसिप हेल्प्ड अस सर्वाइव, क्योंकि जब स्मॉल ट्राइब्स में लोग रहते हैं तो उनके बीच ट्रस्ट और टीम वर्क बहुत जरूरी होता है, और गॉसिपिस्ट से लोग जान पाते थे कि कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं। फिक्शन की ताकत। इंसान ने पहली बार कल्पनाओं में जीना शुरू किया। वो चीजें इमेजिन करने लगे जो अभी नहीं हैं। इससे वे मिथोलॉजीज, रिलीजन्स और लेजेंड्स बनाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म में भगवान विष्णु की स्टोरीज, क्रिश्चियनिटी में जीसस की मिरेकल्स, डेमोक्रेसी में नेशन का कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेशंस जैसे एप्पल और गूगल। सच तो ये है कि ये सारी चीजें सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन का रिजल्ट हैं, लेकिन पूरी दुनिया इन्हें बिलीव करती है। व्हाई फिक्शन मैटर्स? अब आप सोचेंगे, फिक्शन से क्या हुआ? तो इसका जवाब है, फिक्शन से इंसान लार्ज ग्रुप्स में कोऑपरेट करने लगे। एक लायन या चिंपैंजी ग्रुप में 20 से 50 मेंबर होते हैं, लेकिन सेपियंस हजारों लाखों में मिलकर काम कर सकते थे, क्योंकि वो एक ही स्टोरी पर भरोसा करते थे। जैसे 1000 सैनिक भारत माता की जय पर लड़ सकते हैं, क्योंकि वो सब एक मिथ में विश्वास करते हैं। मास कोऑपरेशन पावर। हरारी कहते हैं कि मास कॉर्पोरेशन ने सेपियंस को ग्लोबल डोमिनेटर बना दिया। अब वे सिर्फ ट्राइब नहीं, बल्कि पूरे एम्पायर, रिलीजन्स और सिटीज बनाने लगे। लैंग्वेज फिक्शन सुपर पावर। शेयर्ड बिलीफ्स कल्चर। सेपियंस ने शेयर्ड बिलीफ्स पर कल्चर बिल्ड किया। धर्म ने उन्हें एक कॉमन आइडेंटिटी दी। कानून ने समाज को मैनेज किया। व्यापार ने दूर दूर के लोगों को जोड़ दिया। इन शेयर्ड स्टोरीज ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिससे सेपियंस पूरी दुनिया में फैल गए। नॉलेज ट्रांसफर। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का एक और बेनिफिट था नॉलेज को पास करना। अब इंसान ने अपने अनुभवों को स्टोरीज और इंस्ट्रक्शंस में बदलना शुरू किया, जिससे अगली जेनरेशंस ने बिना उसी गलती को दोहराए आगे बढ़ना सीखा। जैसे किसी जानवर के बारे में हंट टेक्निक सीखना, उसे ऑरली पास करना। ये एवोल्यूशनरी लीप बाकी स्पीशीज नहीं कर पाए। क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, ये एक स्लो प्रोसेस था।
हरारी बताते हैं कि सेपियंस ने हजारों सालों में लैंग्वेज और इमेजिनेशन को डेवलप किया। हर स्मॉल स्टेप ने एक बड़ी रेवोल्यूशन की तरफ लीड किया। फाइनल थॉट ऑफ द चैप्टर। सेपियंस सिर्फ इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से ऐसी दुनिया बनाई जो असलियत से ज्यादा पावरफुल थी। मिथ्स, रिलीजन, मनी, कॉर्पोरेशंस, ये सब इल्यूजन्स हैं, लेकिन इन्हीं पर आज की ह्यूमन सोसाइटी टिकी है। समरी इन शॉर्ट, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने सेपियंस को सोचने, बोलने और कहानी गढ़ने की पावर दी। इससे उन्होंने बड़े ग्रुप्स में कोलैबोरेट करना सीखा। शेयर्ड मिथ्स ने कल्चर्स और सिविलाइजेशंस को जन्म दिया। यही शुरुआत थी सेपियंस के वर्ल्ड रूलर बनने की जर्नी की। चैप्टर 3, अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। आदम और हव्वा की जिंदगी का एक दिन। युवल नोआ हरारी इस चैप्टर में प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की डेली लाइफ की एक झलक दिखाते हैं। यानी वो समय जब इंसान न तो खेती करता था, न शहरों में रहता था, न ऑफिस जाता था। ये वो समय था जब सेपियंस हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जंगलों में घूमते थे, शिकार करते थे और पेड़ों से फल इकट्ठा करते थे। लेकिन हरारी हमें एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं कि शायद उनका जीवन आज के इंसानों से ज्यादा बेहतर था। हंटर गैदरर लाइफ सिंपल बट स्मार्ट। आज के कंपैरिजन में हम हंटर गैदरर्स को बैकवर्ड या प्रिमिटिव मानते हैं, लेकिन हरारी कहते हैं कि उनकी लाइफ एक्चुअली ज्यादा बैलेंस थी, कम स्ट्रेस वाली थी और नेचर के ज्यादा करीब थी। उनकी डाइट थी सीजनल, फ्रेश और डाइवर्स। कभी फल, कभी जड़ें, कभी मीट, कभी नट्स। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के बारे में डीप नॉलेज डेवलप किया था। कौन सा प्लांट पॉइजनस है, कौन सा खाने लायक है, कौन सा जानवर खतरनाक है। हाउ वॉज देयर डेली रूटीन? उनका डे टू डे रूटीन बहुत फ्लेक्सिबल होता था। कोई अलार्म क्लॉक नहीं, कोई 9 से 5 जॉब नहीं, न रेंट, न टैक्स, न EMIs। एक टिपिकल दिन में वो कुछ घंटे हंटिंग या गैदरिंग में लगाते थे और बाकी टाइम आराम, बातचीत, कहानियां, डांस और बच्चों के साथ बिताते थे। उनका सोशल लाइफ भी रिच था क्योंकि स्मॉल ग्रुप्स में सभी लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। जेंडर रोल्स ज्यादा इक्वालिटी। आज की तरह रिजिड जेंडर रोल्स उस समय नहीं थे। पुरुष अक्सर शिकार करते थे, महिलाएं गैदरिंग में एक्सपर्ट होती थीं, लेकिन दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। हरारी बताते हैं कि कई कल्चर्स में विमेन को प्लांट्स और हीलिंग हर्ब्स की स्पेशलिस्ट माना जाता था। इसलिए ये सोसाइटी कहीं ज्यादा इगैलिटेरियन, बराबरी वाली थी। लेस वॉर, मोर पीस। हरारी मानते हैं कि इस बात पर डिबेट है कि हंटर गैदरर सोसाइटीज पीसफुल थीं या वायलेंट। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स को एविडेंस मिले हैं एंशिएंट मैसेकर्स के, लेकिन बहुत से ग्रुप्स बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड वॉर के पीसफुली रहते थे, क्योंकि उन दिनों कोई जमीन, बैंक बैलेंस या किंगडम्स के लिए लड़ाई नहीं होती थी। कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम थे क्योंकि लोग छोटे ग्रुप्स में रहते थे और अक्सर माइग्रेट कर जाते थे। एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी। हंटर गैदरर्स एनवायरनमेंट के साथ को एग्जिस्ट करते थे। वे सिर्फ उतना ही कंज्यूम करते थे जितना जरूरत थी। कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। हरारी कहते हैं, दे हैड एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सो लाइट दैट नेचर बेयरली नोटिस्ड देयर एग्जिस्टेंस। आज के इकोलॉजिकल क्राइसिस को देखकर लगता है कि शायद उस जीवन में ज्यादा सस्टेनेबिलिटी थी। हेल्थ बेटर देन यू थिंक। शॉकिंग बात यह है कि अर्ली हंटर गैदरर्स की हेल्थ आज के इंसानों से बेहतर थी। वे फिजिकली एक्टिव थे, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे और उनकी डाइट में नेचुरल वैरायटी थी। हरारी बताते हैं कि एवरेज फॉरेजर के दांत, बोन्स और मसल्स आज के इंसानों से ज्यादा मजबूत होते थे। मेंटल शार्पनेस, क्योंकि उन्हें सरवाइव करना होता था। हर रोज उनका दिमाग बहुत अलर्ट और अडेप्टेबल होता था। इमेजिन करो, बिना गूगल के हजारों तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को पहचानना, उनके यूजेस जानना, मौसम समझना, ये सब उनके लिए डेली लाइफ का हिस्सा था। इनफैक्ट हरारी कहते हैं कि अगर आप किसी प्री हिस्टोरिक चाइल्ड को आज के स्कूल में भेजें तो वो शायद टॉप पर होगा, क्योंकि उनकी लर्निंग कैपेसिटी जबरदस्त होती थी। द मिथ ऑफ प्रोग्रेस। हरारी एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या हमने सच में तरक्की की है? आज हम एसी में रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट भी इतना ही बढ़ गया है। हंटर गैदरर्स शायद ज्यादा फ्री थे और हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें कंफर्टेबल लेकिन केज्ड बना दिया है।
चैप्टर समरी। हंटर गैदरर्स की लाइफ नेचुरल, बैलेंस्ड और फुलफिलिंग थी। उनके पास टाइम, फ्रीडम और सोशल कनेक्शन था। कोई हायरार्की, टैक्स या परमानेंट स्ट्रेस नहीं था। मॉडर्न प्रोग्रेस ने हमें मशीन्स दी, लेकिन क्या हमें ज्यादा ह्यूमन भी बनाया? हरारी का मैसेज सिंपल है। शायद आदम और ईव न केवल मिथक थे, वे एक समय का प्रतिनिधित्व करते हैं जब मानव वास्तव में स्वतंत्र थे। चौथी किताब जल प्रलय। जल प्रलय वो पल जब सब बदल गया। इस किताब में हरारी बात करते हैं एक ऐसे मोमेंट की जिसने ह्यूमन हिस्ट्री की दिशा ही बदल दी। द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ये वो समय था जब इंसानों ने जंगलों से निकलकर खेतों की ओर रुख किया। शिकार और फल इकट्ठा करने की जगह अब उन्होंने बीज बोना और फसल उगाना शुरू कर दिया। फार्मिंग ए टर्निंग पॉइंट। करीब 10,000 साल पहले सेपियंस ने एग्रीकल्चर को अपनाना शुरू किया। इसे हरारी कहते हैं द बिगेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री। शॉकिंग है ना? क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि खेती करना एक एडवांसमेंट था। फूड सिक्योरिटी, बड़े सिटीज, विकास सब एग्रीकल्चर से ही शुरू हुआ। लेकिन हरारी कहते हैं इट मे हैव ब्रॉट क्वांटिटी बट इट स्टोल क्वालिटी। व्हाई वाज इट अ ट्रैप? एक, मोनोटोनस डाइट। पहले इंसान 100 तरह की चीजें खाते थे। फार्मिंग ने उन्हें एक या दो क्रॉप्स पर डिपेंडेंट बना दिया, जैसे गेहूं या चावल। 2, हार्डर वर्क। एक हंटर गैदरर दिन में 5 से 6 घंटे काम करता था, लेकिन किसान को दिन भर खेत में मेहनत करनी पड़ती थी। मूनरा, हेल्थ प्रॉब्लम्स, पुअर डाइट, क्राउडेड विलेजेस और एनिमल्स के करीब रहना, न्यू डिजीजेस, पुअर इम्यूनिटी। चौथी मालिकी, लालच, संघर्ष। अब जमीन और फसल के लिए लड़ाई शुरू हुई। निजी संपत्ति का सिद्धांत आया और असमानता भी। क्यों हमने फिर से किया? हरारी कहते हैं सेपियंस ने फार्मिंग इसलिए नहीं चुनी क्योंकि वो ज्यादा बेहतर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक ग्रेजुअल ट्रैप थी। जैसे एक ट्राइब ने थोड़ा सा अनाज बोया, अगली बार ज्यादा बोया, फिर जमीन पर ओनरशिप का थॉट आया, फिर सेटलमेंट बना और धीरे धीरे फ्रीडम एक्सचेंज हो गई सिक्योरिटी से। ह्यूमंस डिडंट डोमेस्टिकेट व्हीट, व्हीट डोमेस्टिकेटेड ह्यूमंस। पहले सेपियंस जंगलों में फ्री रोम करते थे, अब वो खुद ही खेतों में बंध कर रह गए। विलेजेस, फैमिलीज एंड कंट्रोल। एग्रीकल्चर का मतलब था परमानेंट घर, फैमिलीज का महत्व बढ़ना। चिल्ड्रन अब लेबर बन गए, खेतों में मदद करने वाले। अब बच्चे सिर्फ लव से नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स से भी जुड़े थे। सोसाइटी अब इंडिविजुअल से ज्यादा फैमिली यूनिट पर फोकस करने लगी। राइज ऑफ किंग्स किंगडम्स। फार्मिंग ने फूड सरप्लस पैदा किया, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज। और जहां सरप्लस होता है वहां पावर आता है, स्टोरेज आता है, थेफ्ट और इनइक्वालिटी आती है। अब किसी को गार्ड रखना पड़ा, किसी को गिनती करनी पड़ी। यहीं से जन्म हुआ एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रीस्ट्स, सोल्जर्स, किंग्स। अब सोसाइटी सिंपल नहीं रही, वो हायरार्किकल हो गई। मेमोरी और रिकॉर्ड कीपिंग। फार्मिंग सेटलमेंट्स बड़े होने लगे और इंफॉर्मेशन को याद रखना मुश्किल होने लगा। हरारी बताते हैं नंबर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बिफोर राइटिंग डिड। पहले नंबर्स आए लोगों की गिनती, अनाज की मात्रा, टैक्स की कैलकुलेशन। यहीं से शुरुआत हुई राइटिंग सिस्टम की, नॉट फॉर पोएट्री बट फॉर अकाउंटिंग। जेनेटिक साइकोलॉजिकल शिफ्ट। फार्मिंग का असर सिर्फ कल्चर पर नहीं, हमारे डीएनए पर भी पड़ा। जिन ट्रेड्स की जरूरत थी, ओबीडियंस, हार्ड वर्क, वही धीरे धीरे डोमिनेंट हुए। इंसान बायोलॉजिकली भी बदलने लगा। साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी आया। सेपियंस ने कंफर्ट को फ्रीडम से ज्यादा वैल्यू देना शुरू किया। द रियल फ्लड। हरारी इस ट्रांसफॉर्मेशन को बिब्लिकल फ्लड से कंपेयर करते हैं। अ ग्रेट चेंज स्वेप्ट द अर्थ, ड्राउनिंग द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम एंड अशरिंग इन अ न्यू एज ऑफ टॉयल। ये कोई पानी से आई बाढ़ नहीं थी, ये थी एक आइडियोलॉजिकल फ्लड जिसने हंटर गैदरर लाइफ को बहा दिया और उसकी जगह एक एग्रीकल्चरल वर्ल्ड खड़ा किया। चैप्टर समरी। Agricultural revolution was not a blessing, but a subtle trap.
इंसान ने फ्रीडम खोकर कंफर्ट और कंट्रोल चुना। सरप्लस ने इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टी और पावर पैदा की। फार्मिंग ने केवल शरीर नहीं, दिमाग और समाज भी बदल दिया। ये बदलाव इतना डीप था कि आज भी हम उसी स्ट्रक्चर में जी रहे हैं। हरारी कहते हैं, The agricultural revolution made the future possible, but at a heavy cost. चैप्टर 5, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। इस चैप्टर में हरारी फिर से एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इस बार और भी डीपर वे में। हरारी बोल्डली कहते हैं कि फार्मिंग वॉज द बिगेस्ट स्कैम इन हिस्ट्री, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस बट फॉर द प्लैनेट टू। हम जिस एग्रीकल्चर को आज डेवलपमेंट की शुरुआत मानते हैं, वो असल में एक स्लो पॉइजन थी जिसने हमारी लाइफ को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया और हम समझ भी नहीं पाए। द स्कैम ऑफ एग्रीकल्चर। हम सोचते हैं कि फार्मिंग ने हमें फूड सिक्योरिटी, सिटीज और सिविलाइजेशन दी, बट हरारी कहते हैं ये सब सिर्फ दिखावा है। एक्चुअल कॉस्ट बहुत बड़ी थी। 1, क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर गई। हंटर गैदरर्स फ्री थे, काम कम, डाइट हेल्थी और मूवमेंट कांस्टेंट। फार्मिंग ने सब छीन लिया। एक ही तरह का खाना, जमीन से बंधना, हार्ड लेबर और लॉन्ग आवर्स, ज्यादा डिजीजेस। 2, ओवर पॉपुलेशन का कर्स। फार्मिंग ने ज्यादा फूड दिया तो पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन ज्यादा लोग, ज्यादा माउथ्स टू फीड, ज्यादा फार्म, ज्यादा हार्ड वर्क। एक विशियस साइकिल जो कभी खत्म नहीं हुई। Instead of leading to better lives, agriculture trapped humans in a never-ending race to produce more food for more people. बच्चे अब इन्वेस्टमेंट बन गए। हंटर गैदरर्स के पास 1 से 2 बच्चे होते थे, लेकिन फार्मर्स ज्यादा बच्चों को चाहते थे क्योंकि वो फील्ड्स में काम कर सकते थे। Now, चाइल्ड लेबर। women को बार बार प्रेग्नेंट होना पड़ता था। बच्चों की मोर्टेलिटी हाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोड्यूस करते रहे। एक तरह से बच्चे इमोशनल कनेक्शन से ज्यादा इकोनॉमिक टूल बन गए। सेडेंटरी लाइफ, फ्रैजाइल लाइफ। फार्मिंग ने इंसानों को एक जगह बांध दिया। अब वो माइग्रेट नहीं कर सकते थे। प्रॉब्लम क्या थी? अगर ड्राउट आया तो फैमिन, अगर क्रॉप फेल हुई तो स्टारवेशन, अगर इन्वेजन हुआ तो पूरी सेटलमेंट खत्म। अ मोबाइल ट्राइब कुड एस्केप डिजास्टर, अ विलेज टाइड टू क्रॉप्स कुड ओनली सफर। वायलेंस और प्रॉपर्टी। अब लैंड, फूड और वाटर एक रिसोर्स बन गए, तो लड़ाई भी शुरू हुई। प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन्स बने। मेल डोमिनेशन बढ़ा क्योंकि फिजिकल पावर की जरूरत थी। ट्राइब्स ने दूसरों को लूट करना शुरू किया। हरारी बताते हैं कि फार्मिंग सोसाइटीज में वायलेंस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और लार्ज स्केल हो गया। स्लेवरी और इनइक्वालिटी की शुरुआत। जैसे जैसे सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स हुई, वैसे वैसे रिच और पुअर का गैप बढ़ा। कुछ लोग ज्यादा लैंड और रिसोर्सेज लेने लगे और दूसरों को कंट्रोल करने लगे। यही था स्लेवरी का बर्थ। हंटर गैदरर्स में कोई परमानेंट लीडर या लैंडलॉर्ड नहीं होता था। फार्मिंग ने हायरार्की पैदा की और इनइक्वालिटी को नॉर्मल बना दिया। एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू। इंसानों की ही नहीं, जानवरों की भी हालत खराब हुई। हरारी बताते हैं, The agricultural revolution was history's biggest crime against animals. अब जानवरों को पालतू बनाया गया। गाय, बकरी, मुर्गी को केज में बंद कर दिया गया। उन्हें पालने की मशीन की तरह ट्रीट किया गया। उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस कर दिया गया। उन्हें लाइफ नहीं, सिर्फ यूटिलिटी के हिसाब से देखा गया। फिर भी हमने क्यों अपनाया? हरारी कहते हैं, इंसान ने यह बदलाव इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट था। हर जनरेशन को लगता था कि बस थोड़ी इंप्रूवमेंट और हो जाएगी, लेकिन हम एक कंफर्ट इल्यूजन में फंसते चले गए। कोई खड़ा नहीं हुआ और कहा चलो वापस शिकार करने जाएं, क्योंकि फार्मिंग ने होप और इल्यूजन दिया कि फ्यूचर बेटर होगा, और इसी धोखे ने हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। चैप्टर समरी। फार्मिंग एक कंफर्ट इल्यूजन थी जिसने इंसानों की लाइफ हार्डर बना दी। ओवर पॉपुलेशन, इनइक्वालिटी, स्लेवरी और डिजीजेस की जड़ वहीं से शुरू हुई। सेडेंटरी लाइफ ने इंसान को फ्रैजाइल और हेल्पलेस बना दिया। एनिमल्स को सफर करवाया गया जस्ट फॉर ह्यूमन प्रॉफिट। ये एक ऐसा ट्रैप था जिससे बाहर निकलना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है।
हरारी कहते हैं, We thought we tamed nature, but in reality, we tamed ourselves. Chapter 6. Building Pyramids. पिरामिड बनाना इंसानों की कहानियों की ताकत। इस चैप्टर में युवाल नोआ हरारी हमें बताते हैं कि किस तरह इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए मिथ्स और शेयर्ड बिलीफ्स का सहारा लिया। जब इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, विलेजेस, सिटीज और किंगडम्स बनने लगे, तब हमें चाहिए था ऑर्डर और कोऑपरेशन। लेकिन क्वेश्चन ये था, इतने सारे स्ट्रेंजर्स को एक कॉमन सिस्टम में कैसे लाया जाए? हरारी का जवाब, by building shared myth stories that everyone believes in. Myths, the operating system of human culture. हरारी बताते हैं कि हर बड़ी ह्यूमन सिस्टम, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कॉर्पोरेशंस, ये सब इमेजिन्ड ऑर्डर्स हैं। मतलब ये सब असली नहीं है, लेकिन इंसानों ने उन्हें कलेक्टिवली बिलीव किया है। उदाहरण, भगवान राम का मंदिर एक बिलीफ सिस्टम पर बना है। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर पर लिखे वर्ड्स हैं। मनी सिर्फ एक पेपर है, लेकिन हम सब उसकी वैल्यू मानते हैं। We believe in these ideas not because they are scientifically true, but because they help us cooperate in large numbers. Why pyramids? हरारी पिरामिड्स को सिंबल की तरह यूज करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, हायरार्कीज और वो सिस्टम्स जिन्हें इंसान ने खुद बनाया और फिर उन पर भरोसा भी कर लिया। एंशिएंट इजिप्ट के पिरामिड्स असल में एक बिलीफ सिस्टम के प्रोडक्ट थे कि फेरोज डिवाइन थे और उन्हें डेथ के बाद भी रिस्पेक्ट चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने डिकेड्स तक एक्सट्रीम लेबर की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मिथ पर विश्वास करते थे। द पावर ऑफ फिक्शन, द पावर ऑफ कंट्रोल। जब एक सिस्टम जैसे कास्ट सिस्टम, रिलीजन या नेशन पर बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, वो सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोग उसके रूल्स को क्वेश्चन करना भी छोड़ देते हैं। ये इमेजिन्ड ऑर्डर अब रियल से भी पावरफुल बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर सब मान लें कि एक राजा भगवान का बेटा है तो कोई रिबेल नहीं करेगा। अगर सब मान लें कि एक जाति नीचे है तो वो खुद भी उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है। रिटन मिथ्स एंड लीगल फिक्शन। हरारी कहते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी हुईं, उन्हें सिर्फ स्टोरीज से काम नहीं चलता था, उन्हें रिटन रूल्स और लॉज चाहिए थे। और यहीं से शुरू हुआ कोड्स ऑफ लॉ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। ये सब रिटन मिथ्स थे जिन्हें इंसानों ने फॉलो किया और यही बन गया सोसाइटी का फाउंडेशन। आज की अधिकांश बातें कानून, पैसा, सरकारें, कानूनी कल्पनाएं हैं। हायरार्की, ऊंच नीच का खेल। मिथ्स ने केवल कोऑपरेशन ही नहीं बल्कि इनइक्वालिटी भी जस्टिफाई की। जैसे राजा भगवान का प्रतिनिधि, काले लोग गुलाम बनने लायक, औरतें पुरुषों से कमजोर। ये सब बिलीफ्स नेचुरल नहीं थे, लेकिन सेंचुरीज तक इन्हें ट्रूथ की तरह सिखाया गया। हरारी पूछते हैं, इफ अ सोशल हायरार्की इज नॉट नेचुरल, व्हाई डज इट सर्वाइव? इसका आंसर, क्योंकि लोग कहानी में विश्वास करते हैं। इमेजिन्ड ऑर्डर्स नेवर एडमिट दे आर इमेजिन्ड। हरारी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है, हर इमेजिन्ड ऑर्डर खुद को इमेजिन्ड नहीं मानता, वो खुद को एब्सोल्यूट ट्रूथ बताता है। मतलब रिलीजन कहता है हम भगवान की सच्ची बात बता रहे हैं। नेशन कहता है हम रियल बॉर्डर्स और फ्लैग्स में बिलीव करते हैं। कॉर्पोरेशन कहती है हम एक रियल लीगल एंटिटी हैं, जबकि ये सब ह्यूमन इमेजिनेशन का रिजल्ट है। शेयर्ड बिलीफ, मास कोऑपरेशन। हरारी बार बार एक बात पर जोर देते हैं, इंडिविजुअल सेपियंस बहुत लिमिटेड था, लेकिन जब हजारों लोग एक ही मिथ पर बिलीव करते हैं तो वो सिटीज बना सकते हैं, एम्पायर्स खड़े कर सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं और पिरामिड्स तक बना सकते हैं। यही इमेजिन्ड ऑर्डर्स का सुपर पावर है। चैप्टर समरी। जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई, इंसानों को कोऑपरेशन के लिए शेयर्ड मिथ्स की जरूरत पड़ी। रिलीजन, मनी, लॉ, नेशन, ये सब इमेजिन्ड ऑर्डर्स हैं। हम इन पर इतना विश्वास करते हैं कि ये रियलिटी से भी पावरफुल बन गए हैं। हायरार्कीज और इनइक्वालिटी को भी यही मिथ्स जस्टिफाई करते हैं। इंसान ने पिरामिड्स नहीं बनाए, बिलीफ्स ने बनाए। हरारी का फाइनल मैसेज, We live in a web of stories. To understand the world, we must first understand the fictions we believe in.
चैप्टर 7, याददाश्त की हद जब दिमाग से बाहर जाने की जरूरत पड़ी। इस चैप्टर में युवाल नोआ हरारी बताते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटीज ग्रो करने लगीं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। सिर्फ ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो सारे रिकॉर्ड्स, डेटा और इंफॉर्मेशन को संभाल सके। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स हो रही थी और ट्रेड मल्टीपल सिटीज तक फैल रहा था। ऐसे में ब्रेन पर ओवरलोड आना नेचुरल था और इसी नीड से जन्म हुआ। राइटिंग इंसानों की सबसे बड़ी इन्वेंशंस में से एक। क्यों आया मेमोरी ओवरलोड? सोचिए, एक एंशिएंट विलेज में 150 लोग हैं। आप सबको जानते हो, उनका हिसाब रखते हो, कौन किससे कितना पैसा ले गया, कौन कितना अनाज लाया, सब दिमाग में मैनेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन 500, 1000 या उससे ऊपर गई, ब्रेन की कैपेसिटी खत्म होने लगी। हरारी कहते हैं, The human brain was not built to store detailed tax records or commercial transactions. एक हंटर गैथरर के लिए मेमोरी सर्वाइव करने का टूल था, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सोसाइटी के लिए मेमोरी अकाउंट्स, टैक्स, ट्रेड, लीगल डिस्प्यूट्स। द बर्थ ऑफ राइटिंग, एक याद रखने वाला दिमाग बाहर। जब मेमोरी सफिशिएंट नहीं रही तो इंसानों ने एक एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम बनाया और ये था राइटिंग सिस्टम। पहली राइटिंग सिस्टम पोएटिक या फिलोसॉफिकल नहीं थी। वो रोमांटिक लव लेटर्स के लिए नहीं, बल्कि टैक्स कलेक्शन, क्रॉप काउंट, डेट रिकॉर्ड्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, यानी पहला लिटरेचर नहीं बल्कि पहला अकाउंटेंट पैदा हुआ था। राइटिंग वॉज इन्वेंटेड बाय ब्यूरोक्रेट्स, नॉट पोएट्स। क्यूनिफॉर्म पहली स्क्रिप्ट। राइटिंग का सबसे पहला नोन सिस्टम था सुमेरियंस द्वारा बनाया गया क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, करीब 5000 साल पहले। वे टैबलेट्स पर सिंबल्स बनाते थे जो रिप्रेजेंट करते थे अनाज की मात्रा, श्रमिकों की संख्या, लेन देन का हिसाब। हरारी बताते हैं कि शुरू में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग सिंबल होता था, लेकिन यह सिस्टम टू कॉम्प्लेक्स था, इसलिए धीरे धीरे आया फोनेटिक राइटिंग, आवाज आधारित, अल्फाबेट्स और ग्रामर। राइटिंग चेंज्ड थिंकिंग। राइटिंग सिर्फ रिकॉर्ड रखने का तरीका नहीं था, इसने इंसानों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब लोग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को विजुअलाइज करने लगे, लॉज को कोडिफाई किया, हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया, रिलीजन को टेक्स्ट्स में लिखा। राइटिंग ने आइडियाज को ट्रांसफरेबल और परमानेंट बना दिया। पहले नॉलेज मर जाता था एक इंसान के साथ, अब वो किताब में जिंदा रह सकता था सैकड़ों साल तक। पावर और राइटिंग का रिलेशन। हरारी बताते हैं कि शुरू में पढ़ना लिखना सबके बस की बात नहीं थी। ये सिर्फ इलीट लोगों का काम था, जैसे पुरोहित, राजा, ब्यूरोक्रेट। लेखन ने पावर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, क्योंकि जो पढ़ सकता था वही रूल कर सकता था। नॉलेज वॉज नो लॉन्गर एवरीवन्स प्रॉपर्टी, इट वॉज नाउ द वेपन ऑफ द फ्यू। फ्रॉम मिथ्स टू मैनुअल्स। राइटिंग का यूज सिर्फ स्टोरीज बताने से आगे निकल गया। अब लोगों ने इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना शुरू किया। दुनिया मिथ से मैनुअल की ओर मूव कर रही थी। अब इमोशंस नहीं, फैक्ट्स और फिगर्स मैटर करने लगे। मेमोरी वर्सेस राइटिंग, कौन ज्यादा पावरफुल? हरारी इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। क्या राइटिंग ने हमारी नेचुरल मेमोरी को कमजोर कर दिया? हाँ, शायद, क्योंकि अब हमें चीजें याद रखने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ लिखा जा सकता था। धीरे धीरे इंसान ने अपनी याददाश्त की कैपेसिटी पर डिपेंड करना कम कर दिया। वी ट्रेडेड ब्रेन पावर फॉर डेटा स्टोरेज। चैप्टर समरी। जैसे जैसे सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स हुई, ब्रेन की मेमोरी इनसफिशिएंट हो गई। राइटिंग का इन्वेंशन एक ब्रेक थ्रू था, स्पेशली फॉर डेटा मैनेजमेंट। शुरुआत में राइटिंग सिर्फ अकाउंट्स और टैक्सेस के लिए थी, ना कि स्टोरीज के लिए। राइटिंग ने थिंकिंग, पावर डायनामिक्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का तरीका बदल दिया। इसने हिस्ट्री को शेप किया, मिथ्स से मैनुअल्स तक का सफर राइटिंग ने तय किया। हरारी का फाइनल मैसेज। राइटिंग gave humans a superpower, the ability to store and share unlimited knowledge across time and space. Conclusion. सैपियंस पढ़ने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है, हम इंसानों ने दुनिया पर राज करना सीखा, लेकिन खुद पर नहीं।
युval नोआ हरारी ने एक ऑर्डिनरी लुकिंग स्पीसीज की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी को इस किताब में रिवील किया है। शुरुआत होती है जब होमो सेपियंस सिर्फ एक मामूली जानवर था जो जंगलों में जान बचाकर जी रहा था। लेकिन फिर आया दिमाग का एक्सप्लोजन, इमेजिनेशन, कॉपरेशन और कम्युनिकेशन की ताकत, और इंसान बना सबसे शक्तिशाली प्राणी। हमने खेती करना सीखा, शहर बसाए, एम्पायर्स बनाए, पैसा, धर्म और राष्ट्र जैसे शेयर्ड बिलीफ्स को इन्वेंट किया। साइंस, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए पूरी दुनिया को बदल डाला। पर साथ ही हरारी सवाल उठाते हैं, क्या ये सब इंसान को ज्यादा खुश, ज्यादा सुरक्षित या ज्यादा समझदार बना पाया? We have more power than ever, but do we know what to do with it? आज हम डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जीन्स को एडिट कर सकते हैं और प्लैनेट्स तक पहुंचने का सपना देख सकते हैं, लेकिन हम नेचर से डिस्कनेक्टेड हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस बढ़ गई है और अब हम खुद को मशीनों में बदलने की कगार पर हैं। सेपियंस हमें न सिर्फ हमारे पास्ट की सच्चाई दिखाता है, बल्कि हमारे फ्यूचर के खतरों की भी चेतावनी देता है। अंत में यही सवाल उठता है, हमने तो दुनिया को बदल दिया, अब क्या हम खुद को भी समझ पाएंगे? आशा है गाइज आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। आप सबका धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।